गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ स्टैटिक करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन ए सर्टेन टाइम एज दैट ऑफ एसी सेंड्स थ्रू द सेम कंडक्टर इन हाफ साइकिल। ध्यान दें दोस्तों, एक कंडक्टर लिया हुआ है। कंडक्टर को जैसे ही एसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा। जैसे ही एक कंडक्टर को एसी से कनेक्ट करते हैं, एसी से कनेक्ट करने से उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा एक कंडक्टर से, जितना कि एक डीसी सेम कंडक्टर में कुछ सर्टेन टाइम में चार्ज सेंड करेगा। मतलब एसी करंट के द्वारा कंडक्टर में उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा जितना एक डीसी एक सर्टेन टाइम में सेंड करेगा। मतलब क्यू एसी और क्यू डीसी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यही चीज को मैंने लिख रखा है कि कोई स्टडी करंट, डीसी करंट को स्टडी करंट भी बोलते हैं, कि डीसी करंट को जैसे ही कंडक्टर से सेंड करेंगे तो उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा जितना एक एसी सेम कंडक्टर से सेंड करेगा हाफ साइकिल में। यहाँ पे ध्यान दे, वही लिख रखा है दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन ए सर्टेन टाइम एज दैट ऑफ एसी सेंड्स थ्रू द सेम कंडक्टर इन हाफ साइकिल। एसी सेंड कर रहा है सेम कंडक्टर से हाफ साइकिल टाइम पे, और यहाँ पे डीसी करंट सेंड कर रहा था सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम कंडक्टर से। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई एवरेज, आई मीन और आई के ऊपर बार। इसको तीन तरीके से डिनोट करते हैं, आई एवरेज, आई मीन, आई के ऊपर बार। और आई एवरेज का फॉर्मूला होता है 2I0 बाई पाई। आई नॉट यहाँ पे पीक और मैक्सिमम करंट होता है। इसे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एसी के एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन निकालना है। द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय, एसी का जो जनरल इक्वेशन होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू डी टी, और इस आई का वैल्यू यहां से बैठा देंगे तो डी क्यू बराबर आएगा आई नॉट, आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। अब क्यू बी द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज सेंट बाय एसी इन हाफ साइकिल। बोल रहा है टोटल चार्ज क्यू है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू, इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा हमारा डी टी। और स्टार्टिंग में टाइम 0 था तो चार्ज कितना सेंड हुआ था? 0। बाद में टाइम t/2, क्योंकि हाफ साइकिल लेना है तो t/2 था, उसमें चार्ज कितना सेंड हो गया? q। यहाँ पे ध्यान दे, dq 0 से कहां तक जा रहा है? q तक। यहाँ पे आई नॉट कॉमन हो जाएगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 से t/2 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा dt। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? q हो जाता है, यहाँ 0 से q जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाता है माइनस में। टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? बाय ओमेगा, 0 से कहां तक जाएगा? t/2 तक। एक बार यहाँ पे q बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे, तो q माइनस 0, यहाँ पे माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस आई नॉट ओमेगा को भी बाहर ले लेंगे, अंदर में बचेगा कॉस ओमेगा टी के स्थान पे क्या बैठाना पड़ेगा? t/2, तो यहाँ पे t/2 बैठाए, फिर माइनस कॉस ओमेगा, एक बार टी के स्थान पे 0 बैठाना होगा तो यहाँ पे 0 बैठा दिए। अब एक ब्रैकेट बंद करेंगे। अब q में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? q माइनस आई नॉट ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2π/t। तो यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे 2π/t बैठाना है, तो यहाँ पे 2π/t बैठा दिए इंटू t/2 माइनस, और ये हो जाएगा cos 0। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। तो q बराबर हो जाएगा माइनस
आई नॉट बाय ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पर भी हो जाएगा -1। -1 कितना होता है, -2 होता है। तो -2 को जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। Q बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट, ओमेगा का बदले बैठाना पड़ेगा 2 पाई बाई टी, और -1 कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, और यहाँ पे 2 पाई टी ऊपर चले जाएगा इंटू 2 से 2 कैंसल, तो Q बराबर आ जाएगा आई नॉट टी बटे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है। लेट आई एवरेज बी द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC over positive half cycle, then the charge sent by in time t/2 is given by। यहाँ पे ध्यान दें, Q बराबर I एवरेज इंटू क्या हो जाएगा t/2, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम, इक्वेशन 2। अब देख पा रहे हो यहाँ पर भी Q का वैल्यू है, यहाँ पर भी Q का वैल्यू है, एक दूसरे से इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I एवरेज इंटू t/2 बराबर आई नॉट टी बाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहां से t और t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो आई एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, 2 आई नॉट बाय पाई आ जाएगा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ध्यान दे, थोड़ा सा इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। आई एवरेज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दे, 2 आई नॉट, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आई एवरेज इक्वल टू आएगा 0.636 आई नॉट, और इसे परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में लाना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.6% ऑफ आई नॉट। मतलब एवरेज करंट आई नॉट मतलब पीक करंट का 63.6% होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एवरेज करंट है पीक करंट का कितना परसेंट होता है, तो एवरेज करंट पीक करंट का 63.6% होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है। तो नोट नंबर फर्स्ट, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए क्या मैंने एक्सप्रेशन लाया था, आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई। आई एवरेज 63.6% ऑफ आई नॉट होता है। इसी को फॉलो करते हुए V एवरेज आता है, V एवरेज इक्वल टू 2 V नॉट बाय पाई। V एवरेज इक्वल टू 63.6% ऑफ V नॉट। ऐसे करके अगर हम सेकेंड नोट लेते हैं तो द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ये कंप्लीट साइकिल बोल रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC लेते हैं कंप्लीट साइकिल का तो हमेशा 0 आता है। यहां से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0। इसी प्रकार से V एवरेज अगर कंप्लीट साइकिल का फुल साइकिल का लेते हैं तो V एवरेज भी 0 आएगा और I एवरेज भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हाफ साइकिल का लेते हैं तो I एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई, V एवरेज इक्वल टू 2 V नॉट बाय पाई। और आई एवरेज पीक करंट का कितना परसेंट होता है, तो 63.6% ऑफ आई नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि आई एवरेज और आई नॉट मतलब एवरेज करंट और पीक करंट के बीच का रिलेशन क्या है, तो आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई होता है। इसे एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल का एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आज का टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर। द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट को DC भी कहते हैं, which produces same amount of heat in a conductor in a certain time as that of AC produces through the same conductor in full cycle। इसे वर्चुअल करंट भी बोलते हैं, RMS करंट को वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं IRMS से। IRMS इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 होता है। यहाँ पे आई नॉट हमारा पीक करंट है। अब ध्यान दें दोस्तों कि कोई कंडक्टर को जैसे ही हम अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उतना ही अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करेगा जितना एक DC को उस कंडक्टर से कनेक्ट करने पर एक फिक्स टाइम में प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि कोई कंडक्टर को जैसे ही AC से कनेक्ट किए करंट जाने लगेगा। जैसे ही कोई कंडक्टर को AC से कनेक्ट किए हैं तो इस कंडक्टर से करंट जाने लगेगा, AC करंट,
और एसी करंट जैसे ही जाएगा इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस उतना ही होगा जितना एक डीसी कुछ डेफिनेट टाइम में इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करेगा। एक स्टैटिक करंट को जब कंडक्टर से सेंड करेंगे तो उतना ही अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करेगा जितना एक एसी फुल साइकिल में उसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी डिफाइंड एज, क्या लिखा हुआ है, दैट स्टडी करंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट in a conductor in a certain time as that of AC produces through same conductor in full cycle। RMS करंट को वर्चुअल करंट भी बोलते हैं और इसे डिनोट करते हैं आई आरएमएस से, और इसका फॉर्मूला होता है आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। यहाँ पे आई नॉट हमारा पीक करंट या मैक्सिमम करंट है। अब इस एक्सप्रेशन को हम डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। इसके लिए द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ एसी जो जनरल होता है वो होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी नो दैट क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं तो डी हो जाएगा, अगर इधर डी लगाए तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, डी लगाएंगे। अब इस आई के स्थान पे आई नॉट साइन ओमेगा टी को पुट करेंगे तो डी एच इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो डी एच इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा पाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे ध्यान दें, थीटा के स्थान पे क्या दिया हुआ, ओमेगा टी, तो थीटा के स्थान पे ओमेगा टी को पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा डी एच इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, आर को यहाँ पे ले लेंगे तो आर, और साइन स्क्वायर के बदले लिखेंगे इस वाले वैल्यू को 1 माइनस कॉस 2 थीटा का स्थान पे कितना दिया, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी बाई कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा डी टी, और इस वाले को ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो डी एच इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब लेंगे इफ एच बी द हीट दैट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन फुल साइकिल, यहाँ पे आएगा डी एच इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 और ये हो जाएगा डी टी। हमें टोटल हीट चाहिए तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम 0 लेते हैं तो हीट 0 आएगा, टाइम जैसे ही टी लेंगे क्योंकि फुल साइकिल बोला है तो टाइम टी लेंगे उस समय हीट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे डी एच इंटीग्रेशन 0 से एच तक, यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 बाहर चला गया, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक जाएगा, ये टी तक जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी। डी एच का इंटीग्रेशन एच होता है और ये जाएगा 0 से लेके एच तक। यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर आर बटा 2, यहाँ पे अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, एक बार 1 के साथ जाएगा इंटीग्रेशन, एक बार कॉस 2 ओमेगा टी के साथ जाएगा, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा 1 इंटीग्रेशन डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये जाएगा 0 से कहाँ तक, टी तक। एक बार h को बैठाएंगे, एक बार 0 को बैठाएंगे तो h माइनस 0, और यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और वैल्यू जा रहा है 0 से लेके कहाँ तक, t तक। एक बार t बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे, तो h में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2, t में से एक बार t को बैठाना है, एक बार 0 को बैठाना, तो t माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 ओमेगा को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन 2 ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाई टी, एक बार टी के स्थान पे कैपिटल टी को बैठाना है
और एक बार साइन 2 इंटू 2 पाई/t इंटू क्या होगा 0 हो जाएगा। ये हमारा बिग ब्रैकेट बंद करेंगे तो h बराबर आएगा आई नॉट का स्क्वायर r/2, t में से 0 घटाएंगे तो t आएगा 1/2 ओमेगा, t से t कैंसल, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो h इक्वल टू जो निकल के आएगा आई नॉट स्क्वायर r/2 t और 1/2 ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा तो t माइनस 0। तो h बराबर जो आएगा आई नॉट का स्क्वायर r/2 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1 होता है। h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर RT/2, ये इक्वेशन नंबर 1 था। इफ IRMS बी द RMS वैल्यू ऑफ AC which produces H heat in full cycle, then जो H आएगा हमारा वो IRMS का स्क्वायर हो जाएगा RT हो जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 IRMS का स्क्वायर RT और यहाँ पे I नॉट का स्क्वायर RT/2, RT कैंसल, IRMS का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे चढ़ेगा रूट, तो IRMS इक्वल टू यहाँ हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर बाय 2, इसके ऊपर चढ़ेगा रूट, तो IRMS इक्वल टू आएगा I नॉट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √2। ये हमारा RMS वैल्यू ऑफ AC का फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो IRMS इक्वल टू I नॉट बाय √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसके पीछे कितना 1 को 1.414 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.707 I नॉट, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो IRMS जो आ जाएगा हमारा 70.7% ऑफ I नॉट। अगर पूछा जाए पीक करेंट RMS करंट का कितना परसेंटेज होता है तो 70.7% होता है। अगर एवरेज करंट पूछा जाए पीक करंट के कितना तो 63.6%, लेकिन यहाँ पे RMS पूछ रहा है तो 70.7% हो जाएगा पीक करंट का। इस पूरे थ्योरी बेसिस पे नोट पॉइंट निकल के आता है। नोट नंबर 1, RMS वैल्यू ऑफ AC IRMS इक्वल टू I नॉट बाय √2। IRMS I नॉट का कितना परसेंटेज आता है तो 70.7% I नॉट का आता है। इसी को फॉलो करता है VRMS इक्वल टू V नॉट बाय √2 होता है, और VRMS इक्वल टू V नॉट का कितना परसेंटेज आता है तो 70.7% ऑफ V नॉट आता है। सीरीज LCR सर्किट, इसे इंपेडेंस ट्रायंगल भी कहते हैं। अब इंपेडेंस ट्रायंगल क्यों कहते हैं वो आगे चल के सर्किट डायग्राम में पता चलेगा। इंपेडेंस का ट्रायंगल बनता है इसलिए इसको बोला जा रहा है इंपेडेंस ट्रायंगल या सीरीज LCR सर्किट बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है इंपेडेंस, ठीक है ना। इंपेडेंस आगे चल के समझाएंगे हम। यहाँ पे डिफिनेशन लिखे है इंपेडेंस को, क्या लिखा हुआ है द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट, द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट इज कॉल्ड इंपेडेंस। जैसे रजिस्टर है उसके लिए रेजिस्टेंस आता है, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है। उसी प्रकार से L मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, रेजिस्टेंस बनता है सर्किट में, उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंपेडेंस। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं Z से, इट इज डिनोटेड बाय Z, SI यूनिट ओम होता है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो यूनिट भी क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। वापस समझते एक बार, इंपेडेंस द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज LCR सर्किट इज कॉल्ड इंपेडेंस, इट इज डिनोटेड बाय Z, SI यूनिट ओम। अब आते हैं यहाँ पे सीरीज LCR सर्किट। इस सर्किट में एक इंडक्टर लेते हैं जिसका इंडक्टेंस L दिया हुआ है, एक कैपेसिटर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, और एक रजिस्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। इसको कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जिसका इक्वेशन होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, एक इंडक्टर लिए हुए जिसका इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। ये तीनों कनेक्टेड है सीरीज में किसके साथ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जिसका इक्वेशन होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे
स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड को याद रखना है, सिविल, CIVIL। सिविल में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दे, सी मतलब हो गया सी सर्किट का बात कर रहा है, और सी सर्किट में आई आ रहा है ना, आई, और ये वाला क्या है, वी, मतलब करंट पहले आ रहा है तो करंट लीड करता है वोल्टेज से। करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितना लीड करता है, π/2 लीड करता है। और यहां पे ध्यान दे, लास्ट 3 वर्ड लेते हैं। यहां पे ध्यान दे, पहले वोल्टेज आ रहा है, फिर आई आ रहा है, और फिर एल आ रहा है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, एल मतलब हो गया एल सर्किट, मतलब इंडक्टर वाला सर्किट, और इंडक्टर वाला सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। सी सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, एल वाला सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट से, मतलब वोल्टेज आगे आगे चलना चाहिए, करंट पीछे पीछे चलना चाहिए। यहां पे करंट आगे आगे चलना चाहिए, वोल्टेज पीछे पीछे चलना चाहिए। यहां पे ध्यान दे, जैसे एल वाला हम लेते हैं तो एल में क्या होता है कि वोल्टेज आगे आगे चलना चाहिए। तो ये हमारा ध्यान दे, ये हमारा अगर वोल्टेज हो जाता है, ये हमारा अगर करंट है, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वोल्टेज आगे आगे चल रहा है और करंट हमारा पीछे पीछे चल रहा है। इसको बोला जाता है एल सर्किट कितना आगे चल रहा है, π/2, ठीक है। सी सर्किट में वोल्टेज पीछे चलना चाहिए और करंट क्या चलना चाहिए, आगे। अगर इस वाले लाइन को अगर हम करंट लेते हैं तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो जाएगा सी सर्किट में, ठीक है। और आर सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में होता है, इसे इसको लिखते हैं V और I। यहाँ पे L के अक्रॉस वोल्टेज है तो इसको लिखेंगे VL, यहाँ पे C के अक्रॉस वोल्टेज है तो VC, और यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है तो क्या लिखेंगे, VR, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों L और C में π/2 है। सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, यहाँ पे कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, और यहाँ पे कोई भी लीड नहीं हो रहा है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक ही लाइन में आर सर्किट में होता है। यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर लिया जिसका इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C लिया है, और एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे आप, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है, लैग करता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो कितना लीड करता है, π/2, मतलब इसका जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो फेज डिफरेंस हो जाएगा π/2। यहाँ पे सी में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में है तो फेज डिफरेंस 0। एल और सी में फेज डिफरेंस π/2 होता है, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव होता है यहाँ पे। और आर सर्किट में जो आर हुआ है वहां पे वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and a resistor of resistance R connected in series with a alternating voltage source which is given by V equal to V0 sin omega t। इंडक्टर L, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, तीनों कनेक्टेड सीरीज है, किसके साथ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, जिसका इक्वेशन होता है V equal to V0 sin omega t। तो अगर सर यहाँ पे V के स्थान पे EMF भी ले सकते हैं तो E equal to E0 sin omega t भी लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे V equal to V0 sin omega t लिख के बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जानते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जाते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ VR बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से IR होता है, तो यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा VR इक्वल टू I0 इंटू R। अगर इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज आएगा VL इक्वल टू हो जाएगा I0 XL, क्योंकि XL हमारा यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और VC इक्वल टू हो जाएगा I0 XC। XC हमारा क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस उसी प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तीनों का काम एक ही है, करंट को रोकने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आर सर्किट के लिए आया है, इंडक्टर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस एल सर्किट के लिए आया हुआ है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी सर्किट के लिए आया हुआ है। अब यहां से हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम में अब ध्यान दे, ये तीनों एल सी और सीरीज में कनेक्टेड है, और जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा तो करंट का वैल्यू सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हम करंट को मेन फेजर मान के चलेंगे। तो ये हमारा अगर करंट है, ध्यान दे यहाँ पे ये हमारा करंट है, करंट वाला लाइन, और आर सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा किसका, रजिस्टर का एक्रॉस में।
आप देख पा रहे होंगे अगर ये लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है। अगर यहां से हम देखेंगे तो वोल्टेज कहां लीड कर रहा है, यहां पे, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा इंडक्टर का VL। ठीक है, अब यहां से देखेंगे अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, आप यहां पे जब ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये यहां से देखने पे क्या लगेगा, VL आगे आगे चल रहा है और करंट पीछे पीछे चल रहा है। ये हमारा एल सर्किट है, ये हमारा आर सर्किट है, और जब वोल्टेज लीड करेगा करंट से तो हमारा एल सर्किट है। और कैपेसिटर के अक्रॉस में हमारा जो वोल्टेज आएगा, करंट अगर ये है तो वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। कितना से लैग करता है, π/2 से लैग करता है। ये हमारा फेजर डायग्राम। अब यहां पे ध्यान दे, कंडीशन लेते हैं अगर VL VC से बड़ा है। VL क्या है, कंडीशन क्या है, VL VC से बड़ा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमारा करंट है, करंट को क्यों मेन फेजर माना गया, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, इसलिए करंट को माना गया मेन फेजर। और आर सर्किट में करंट और वोल्टेज का लाइन एक ही होता है, इसलिए दोनों एक ही लाइन में दिया गया। और इंडक्टर के केस में करंट से π/2 लीड करता है, इससे इंडक्टर वाला वोल्टेज ऊपर चला गया और कैपेसिटर वाला वोल्टेज नीचे चला गया। अब कंडीशन क्या है कि VL को VC से बड़ा माना गया। कंडीशन ये है, अगर VL VC से बड़ा है तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। और कैसे निकालेंगे, VL माइनस VC। ठीक है, करंट इधर जा रहा है और VL माइनस VC ऊपर जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो किधर बनेगा, बीचों बीच बनेगा। तो यहां पे बना दिए और इसको मिला देते हैं, और इसको जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। इसका एंगल मान लेते हैं, फाई एंगल मान लेते हैं। ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। यहां पे हमारा हो गया VL माइनस VC, और ये जो हमारा है इस वाले वोल्टेज को बोलते हैं V0। ठीक है, ये हमारा हुआ फेजर डायग्राम। इसी को बोला जाता है इंपेडेंस ट्रायंगल, इसलिए नाम पड़ा था इंपेडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेट वोल्टेज बन रहा है V0 और करंट हमारा यहाँ पे I0। V0 आगे आगे चल रहा है और I0 पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार से घूमता है। तो V0 अगर आगे आगे चल रहा है, I0 पीछे पीछे चल रहा है, तो V0 कितना आगे चल रहा है, फाई एंगल से। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है LCR सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स अल्टरनेटिंग करंट बाय कितना एंगल से, फाई एंगल से। इसी को कैलकुलेट करना है। अब आता है यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना, ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस वाले एंगल को अगर फाई मानते हैं तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और इसको अगर कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना मतलब V0 को कैलकुलेट करना, ये हमारा क्या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दे V0 बराबर हो जाएगा रूट अंडर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर। VL का वैल्यू बैठा देना है, तो यहाँ VL का वैल्यू जैसे बैठाएंगे, VL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I0 XL। तो यहाँ पे हो गया I0 XL माइनस I0 XC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I0 R। तो यहाँ पे हो जाएगा I0 का R का स्क्वायर। यहाँ पे देख पा रहे हो कि I0 तीनों में है, तो I0 को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान दे I0 का स्क्वायर कॉमन हो गया, बिग ब्रैकेट ओपन, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। यहाँ पे I0 का स्क्वायर को बाहर करेंगे तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I0, और यहाँ पे हो जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। I0 को यहाँ भेजते हैं तो V0 बाय क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। V0 बाय I0 को बोलते हैं Z, जिसे बोला जाता है इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे Z बैठाएंगे तो Z बराबर हो जाएगा रूट अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है Z इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं फेज एंगल का, तो tan फाई से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे tan फाई बराबर क्या था, परपेंडिकुलर में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया, VL माइनस VC। तो ये हो जाएगा VL माइनस VC और बेस हमारा दिया है VR। तो tan फाई बराबर हो जाएगा, VL का वैल्यू क्या होगा, I0 XL माइनस I0 XC
और वी आर का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट आर। आई नॉट को अगर कॉमन लेते हैं तो टेन फाई इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी और नीचे दिया हुआ आई नॉट आर। आई नॉट कैंसिल हो जाएगा तो जो टेन फाई आएगा, टेन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा फेज एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखें। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज वी नॉट है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा इंपेडेंस का याद रखें, जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और थर्ड हमारा जो फेज एंगल है टेन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये था कि VL VC से ज्यादा है। अगर VL VC से ज्यादा है तो ही ये कंडीशन काम करा। अगर VC ज्यादा हो जाता तो XC पहले आता, XL बाद में आता, मतलब XC माइनस XL हो जाता प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी XC माइनस क्या हो जाता है, XL हो जाता है जब VC को ज्यादा लेते VL के कंपेयर में, तो फेजर डायग्राम चेंज हो जाता है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस पे। ट्रांसफार्मर में बहुत सारा लॉस पाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेरियस एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। जो फर्स्ट लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हीटिंग लॉस भी बोला जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर में हीट के रूप में जो भी लॉस होगा उस लॉस को बोला जाता है हीटिंग लॉस या तो कॉपर लॉस। द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द कॉपर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड कॉपर लॉस। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा रहता है, तो जब कॉइल गर्म होता है तो वहां से हीट हो जाता है और हीट के कारण लॉस प्रोड्यूस होता है, उस लॉस को बोला जाता है कॉपर लॉस हो तो हीटिंग लॉस। हीट का इक्वेशन होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं थिक वायर का यूज करके, मतलब मोटा वायर का यूज करेंगे, तो मोटा वायर का यूज करेंगे जिसके कारण इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो करंट तुरंत पास कर जाएगा। यहाँ पे ध्यान दिए, दिस लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। थिक वायर को यूज करने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का क्या होता है, थिक वायर का ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से ये कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हीट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीट कम हुआ तो अपने आप कॉपर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। सेकेंड नंबर आयरन लॉस या तो एडी करंट लॉस। ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स एडी करंट्स आर सेट अप इन द सॉफ्ट आयरन कोर लीडिंग टू द लॉस ऑफ एनर्जी in the form of heat. This loss is called iron loss. This loss is minimized by using lamination of core. आयरन लॉस या एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं लेमिनेशन ऑफ कोर, मतलब कोर के ऊपर बर्निश चढ़ाकर हम इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आयरन लॉस को या तो एडी करंट लॉस। तो आप याद रखें दोस्तों, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कभी कभी एक नंबर या दो नंबर वाला भी पूछ सकता है, व्हाट इज ए कॉपर लॉस, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कॉपर लॉस को, या व्हाट इज आयरन लॉस या एडी करंट लॉस, इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर के लॉसेस में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस है। अब आता है थर्ड नंबर, हिस्टेसिस लॉस। हिस्टेसिस लॉस क्या है कि जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटाइजेशन हो गया, मतलब मैग्नेट का गुण आ गया। करंट हटा लिए तो वापस डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, मतलब मैग्नेट का गुण आना मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा, मैग्नेट का गुण चला जाना डीमैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। तो जब करंट कॉइल से पास करेगा तो मैग्नेट बन जाएगा, जब करंट कॉइल से हटा लेंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे, द लॉस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिपीटिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज नोन एज हिस्टेसिस लॉस। पूरा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का लगातार प्रोसेस होने के कारण ट्रांसफार्मर में लॉस होगा, उस लॉस को बोला जाता है हिस्टेसिस लॉस। अब आते हैं फोर्थ नंबर, नॉइज लॉस। आप लोग सुने होंगे जब ट्रांसफार्मर के सामने जाते हैं तो गन करके एक साउंड आता है, तो ये साउंड के रूप में लॉस होगा, उस लॉस को बोलते हैं नॉइज लॉस। द लॉस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज लॉस। ये हुआ हमारे फोर्थ लॉस। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर में। अब आते हैं फिफ्थ नंबर का लॉस, जिसे फ्लक्स लीकेज लॉस या मैग्नेटिक लॉस बोला जाता है। अब ध्यान दें दोस्तों, मान लेते हैं मेरा एक हैंड ये प्राइमरी कॉइल है और एक हैंड सेकेंडरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल का वाइंडिंग और सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग आमने सामने रहेगा तो कोई भी लॉस नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आमने सामने नहीं रहेगा तो उस समय प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। वापस सुने, प्राइमरी कॉइल
सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग जब एक दूसरे के आमने सामने रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन जब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग जब एक दूसरे के सामने नहीं रहेगा तो प्राइमरी कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा उतना सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो उस समय लॉस होगा और उस लॉस को बोला जाता है फ्लक्स लीकेज लॉस। यहां पे ध्यान दें, इन ट्रांसफॉर्मर द कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट। It means the magnetic flux linked with primary coil is not equal to the magnetic flux linked with the secondary coil. So a certain amount of energy is wastage known as flux leakage loss or magnetic loss. समझ आ गया होगा? जो अभी बताया मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।